Good morning, students. I hope you are healthy and fine. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। ये कहानी है एक नन्हे हाथी जिसका नाम कैरी है और एक 9 साल के बच्चे की, जो कि उस हाथी का दोस्त है और उसकी देखभाल भी करता है, उसका कीपर भी है। स्टूडेंट्स, ये कहानी ली गई है धन गोपाल मुखर्जी द्वारा लिखी गई किताब कैरी द एलिफेंट से। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सबक, जो है कक्षा 7 इंग्लिश का पाठ नंबर 2। पाठ का शीर्षक है ब्रिंगिंग अप कैरी, यानी कैरी को किस तरीके से पाला पोसा गया या उसे किस तरह बड़ा किया गया। मैं आपको हाइलाइट्स पढ़ के सुनाती हूँ। कैरी, a 5 months old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कैरी जो है एक 5 महीने का बेबी एलिफेंट है, यानी हाथी का बच्चा है, और वो एक 9 साल के अपने दोस्त, जो कि उसका कीपर और उसका केयरटेकर है, उसकी देखभाल करने वाला है, उस बच्चे के साथ रहता है। और ये जो 9 साल का बच्चा है वो ही ये कहानी सुना भी रहा है, वही इस कहानी का नरेटर है। Carrie doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. तो यहाँ बताया गया है कि कैरी जो है वो ज़्यादा खाता नहीं है, बस सिर्फ 16 किलोग्राम स्वादिष्ट टहनियाँ एक दिन में खा जाता है। ट्विग्स यानी टहनियाँ। Playful and sensitive, Carrie saves a boy from drowning. कैरी जो है वो एक बड़ा ही चंचल मगर संवेदनशील हाथी है और वो एक बच्चे को डूबने से बचाता भी है। चलिए अब मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। कैरी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. तो वो जो कैरी का दोस्त है, 9 साल का बच्चा, वो कह रहा है कि कैरी जो है वो 5 महीने का रहा होगा जब वो मुझे दिया गया था देखभाल करने के लिए, और मैं खुद 9 साल का था और मैं पंजों के बल खड़े होके ही उसकी पीठ तक पहुंच पाता था, और वो उतना ऊंचा करीबन 2 साल तक रहा। हम साथ ही बड़े हुए और शायद इसलिए ही मुझे कभी ठीक से पता नहीं चला कि वो कितना लंबा है। वो एक पवेलियन यानी एक टेंट जैसा या एक मंडप जैसा उसके नीचे रहता था। वो जो मंडप था वो उसकी जो छत थी वो फूस की बनी हुई थी और वो टिकी हुई थी पेड़ों के मोटे तनों के ऊपर और काफ़ी मजबूत थी, ताकि जब कैरी
इधर उधर उससे टकराए भी तो भी वो टूटे ना। अब मैं अगला पैराग्राफ पढ़ती हूँ। One of the first things Carrie did was to save the life of a boy. Carrie did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. He would lie down on the sandbank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. After that, he would lie in the water for a long time. On coming out, his skin would be shining like ebony, and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. तो वो जो नरेटर है वो बता रहा है कि कैरी ने कई काम किए और जो पहला उसको काम याद आ रहा है कैरी का वो था एक बच्चे की जान बचाना। और कैरी जो है वो ज़्यादा खाता नहीं था, फिर भी उसे कम से कम 40 पाउंड्स ट्विग्स चाहिए होती थी। स्टूडेंट्स, जैसे किलोग्राम ग्राम माप होते हैं वैसे ही पाउंड भी माप है। तो उसे 40 पाउंड्स टहनियाँ हर दिन चाहिए होती थी चबाने और खेलने के लिए। 40 पाउंड्स जो होगा लगभग 16-17 किलोग्राम के बराबर। तो हर दिन वो बच्चा जो था, जो नरेटर है कहानी का, वो उसे नदी किनारे सुबह सुबह ले जाता था नहलाने के लिए, जहाँ पे कैरी जो है वो किनारे पे लेट जाता था और नरेटर जो है वो उसको साफ जो रेत बालू होती है नदी के किनारे उससे रगड़ रगड़ के घंटे भर तक उसकी शरीर की मालिश करता था। और फिर कैरी आराम से जाके नदी में लेट जाता था और जब वो बाहर आता था तो उसकी जो त्वचा होती थी वो चमक रही होती थी, बिल्कुल एबनी की तरह। एबनी एक प्रकार का पेड़ है जिसकी लकड़ी बिल्कुल काली होती है। तो जब हम तुलना करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि एज ब्लैक एज एबनी। और फिर नरेटर जो है उसके बदन से पूरा पानी जो है वो हटाता था, तो कैरी बहुत खुश हो जाता था और वो खुशी से चिल्लाता था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. तो वो नरेटर बोल रहा है कि फिर वो उसको कान से पकड़ के जंगल तक ले जाता था। और कान से पकड़ना एक हाथी को चलाने के लिए सबसे आसान रास्ता है। तो उसको जंगल के बाहर छोड़ के वो जो उसका साथी था वो अंदर चला जाता था जंगल में। वहाँ से वो उसके लिए लशियस ट्विग्स यानी स्वादिष्ट टहनियाँ लेके आता था, जिनको कि वो एक शार्प हैचेट होता है छोटी कुल्हाड़ी, जिसको वो काफ़ी देर तक उसको पत्थर पे घिस घिस के उसको तेज़ करता था उसकी धार को, और फिर वो जाके अच्छी अच्छी सी टहनियाँ कैरी के लिए जमा करता था काट के। और यहाँ पे एक ख़ास बात है
कि अगर टहनी थोड़ी सी भी कटी फटी या विकृत हुई तो कैरी उसको नहीं खाता था। ऊपर एक चित्र भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कैरी को, प्यारा सा हाथी का बच्चा है और उसके नन्हे दोस्त को भी आप देख सकते हैं। वो खुद भी इतना छोटा सा है और पंजों के बल पे खड़ा होके वो उसकी पीठ तक पहुंच रहा है। और यहाँ पे ये थैच रूफ वाला उसका घर भी आप देख सकते हैं कैरी का। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कैसे वो जो छत है, फूस की छत, इन पेड़ों के मोटे तनों पे टिकी हुई है आराम से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। It was not an easy job to get twigs and saplings for Carrie. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. तो वो नरेटर बता रहा है कि भाई बहुत कोई आसान काम नहीं था उसके लिए टहनियाँ और पौधे लाना। वो हर तरह के पेड़ों पे चढ़ता था, वो यानी नरेटर हर तरह के पेड़ों पे चढ़ता था और वहाँ से जो कोमल कोमल टहनियाँ होती थी उनको काट के जमा करता था। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. कैरी को बरगद के पेड़ की कोमल टहनियाँ बहुत पसंद थी। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत ऐसे फैला हुआ सा होता है और वो बिल्कुल ऐसा लगता है पत्तों का एक कैथेड्रल यानी चर्च, या जो मेन गिरजाघर होता है, मेन चर्च, प्रधान चर्च जो होता है, उसकी तरह वो लगता था। I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Carrie calling to me in the distance. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. तो एक बार मार्च महीने की बात है, जब बसंत ऋतु होती है, तो वो नरेटर जो है उसके लिए खाना जमा कर रहा था। तभी उसने कैरी की आवाज़ सुनाई दी। कैरी क्योंकि काफ़ी छोटा था अभी तक, तो वो हाथी से ज़्यादा एक बच्चे की आवाज़ की तरह उसको लगी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं। जैसे जो पहला पृष्ठ था वहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है स्क्वील विद प्लेजर, है ना। हाथी जो कैरी जो था वो जब नहा लेता था, पानी से बाहर आता था और नरेटर उसका बदन को पोंछता था, साफ करता था, तो ही यूज्ड टू स्क्वील विद प्लेजर। तो स्क्वील का मतलब होता है क्राई, चिल्लाना। और यहाँ पे दूसरे पृष्ठ पे आप देख सकते हैं शब्द दिया गया है लशियस का अर्थ होता है टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग, स्वादिष्ट और सुगंधदार। फिर हैचेट यानी स्मॉल एक्स या छोटी कुल्हाड़ी। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है टॉर्न ऑकवर्डली या डिसफिगर्ड, यानी कटाफटा या फिर विकृत। चलिए अब आगे पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ। I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो वो जो बच्चा था नरेटर, वो पेड़ पे चढ़ा था और उसके लिए टहनियाँ काट रहा था और उसको कैरी की चिल्लाने की आवाज़ आई।
तो उसको लगा कि कोई उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कोई चोट तो नहीं पहुंचा रहा, तो वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और दौड़ के वो जंगल के किनारे गया, लेकिन उसे कैरी वहाँ नहीं दिखा। I looked all over, but I couldn't find him. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him, since he was much higher than I. But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. Then, still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Carey was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. But not being a good swimmer, I couldn't swim ashore, and the slow current was already dragging me down. तो स्टूडेंट्स, नरेटर जब पेड़ से उतर के जंगल के किनारे तक आया, उसको कैरी कहीं नहीं दिखा और नरेटर को लगा कि कोई ज़रूर उसको चोट पहुंचा रहा है, तभी वो इतना चिल्ला रहा है। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन कैरी कहीं नहीं था। फिर वो नदी के किनारे गया तो उसको पानी की सतह पे कुछ काला काला सा दिखा और फिर उसने देखा कि वो तो कैरी की सूंड है। उसको लगा कि शायद कैरी डूब रहा है पानी में, लेकिन अब वो खुद ही 9 साल का बच्चा था और कैरी उससे कई गुना ज़्यादा भारी और ऊंचा था, तो वो पानी में कूद नहीं सकता था कि जाके कैरी को बचाए। वो खड़ा खड़ा अपने आप को बहुत ही मजबूर महसूस कर रहा था उस समय। लेकिन फिर उसने देखा कि धीरे धीरे कैरी की उसको पीठ भी दिखी ऊंची होती हुई। कैरी ने जैसे ही नरेटर को देखा तो वो किनारे की तरफ आने लगा और किनारे पे आके उसने नरेटर को पानी में धक्का दे दिया। अब एकदम से पानी में गिरने पे उसकी सांस जो थी नरेटर की, वो एकदम से ऐसा होता है ना, हम पानी में गिरते हैं तो सांस एकदम से रुक जाती है, मगर नरेटर जब पानी के अंदर जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पे पानी के नीचे एक छोटा बच्चा जो है वो गिरा हुआ है। तो नरेटर एकदम से सांस लेने के लिए पहले तो बाहर आया और उसने देखा कि कैरी जो है वो अपनी सूंड को ऐसे तान के खड़ा हुआ है, जैसे कोई हाथ दे रहा हो अपना कि मेरी सूंड को पकड़ के बाहर आ जाओ। तो ये देख के नरेटर जो है वो उसने फिर से पानी के अंदर डाइव मारी और उस बच्चे को किनारे की तरफ लाने लगा। लेकिन वो एक बहुत अच्छा तैराक तो था नहीं और छोटा भी था, तो पानी के बहाव जो था वो उनको पीछे की तरफ धकेल रहा था। Seeing us drift by in the current, Carey, who was usually slow and ponderous,
suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it, and it slipped. I found myself going under the water again, but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the riverbed and so shot upwards like an arrow. In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, as my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Carrie squealing, and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. नरेटर और उस बच्चे को वापस पानी में बहता देख कैरी जो था, जो अक्सर धीमा और काफ़ी सोच विचार के काम करता था, वो एकदम बाज की गति से पानी में आया, यानी बहुत तेज़ी के साथ पानी में आधे रास्ते तक वो आ गया और उसने फिर से अपनी सूंड जो थी वो नरेटर की तरफ बढ़ाई। नरेटर ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सूंड जो थी वो हाथ से फिसल गई और फिर वो दोनों पानी में अंदर की तरफ जाने लगे। लेकिन फिर नरेटर को एहसास हुआ कि पानी जो है वो अब बहुत गहरा नहीं है, यानी वो लोग किनारे के काफ़ी पास में ही थे, तो उसने अपने को पानी के अंदर जाने दिया और एक हाथ से उसने उस बच्चे को भी पकड़ रखा था। जब वो पानी के सतह में आ गया तो उसने अपने पैर मोड़े और फिर तेज़ी से ऐसे धक्का देते हुए ऊपर की तरफ आया, बिल्कुल तीर की तरह। और जैसे जैसे वो पानी के ऊपर आ रहा था, उसको एकदम से लगा उसके गले में कोई एक रस्सी का फंदा की तरह आया है। ये जो लाइन है, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक। लासो जो होती है वो एक रस्सी होती है जिसके सिरे पे एक फंदा होता है, तो उसको ऐसा ही लगा कि वो रस्सी का फंदा उसके गले में आया है। लेकिन फिर उसने रियलाइज़ किया, उसको एहसास हुआ कि जब उसने कैरी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसको पता चल गया कि वो रस्सी का फंदा नहीं है बल्कि कैरी की सूंड है। और कैरी ने नरेटर को और उस बच्चे को किनारे की तरफ खींच लिया। ऊपर चित्र में भी आप ये देख सकते हैं, नदी में कैसे कैरी आ गया है और अपनी सूंड से वो नरेटर को खींच रहा है और नरेटर ने उस बच्चे को भी हाथ से पकड़ा हुआ है और इस तरीके से दोनों किनारे की तरफ आ गए हैं। अच्छा, अब हम आगे की हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। कैरी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। कैरी को पके हुए केलों का शौक हो गया है। He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. कैरी जो है वो अपनी मदद स्वयं करने में विश्वास रखता है, चाहे इसकी वजह से उसके दोस्त को परेशान ही क्यों ना होना पड़े। With quiet dignity, Carrie accepts the chiding he knows he deserves. लेकिन जब वो गलती करता है तो बड़ी ही गरिमापूर्ण तरीके से डांट भी खा लेता है। आइए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। Carrie was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever.
कैरी जो है वो एक बच्चे की तरह था। बच्चे जब शरारत करते हैं तो उनको समझाना पड़ता है, वैसे ही कैरी भी जब शरारत करता था तो उसको समझाना पड़ता था, वरना वो और भी ज़्यादा शरारत करता। For instance, one day somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. One day, all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. A few days later, the fruit disappeared again. This time, the blame was put on me, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Carrie's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. तो ऐसा हुआ कि एक दिन किसी ने कैरी को कुछ केले खाने को दिए और कैरी को वो केले बहुत अच्छे लगे, उसे शौक़ हो गया पके हुए केले खाने का। नरेटर के घर पे जो खाने का कमरा था, वहाँ पे खिड़की के पास एक टेबल लगी थी, जहाँ पे प्लेटों में फ्रूट्स रखा जाता था और खूब सारे केले रखे जाते थे। तो एक दिन वहाँ से वो सारे केले गायब हो गए। अब नरेटर के जो परिवार वाले थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया घर के नौकर चाकर पे जो काम करते थे वहाँ पे कि भाई तुम लोगों ने खा लिया है। फिर कुछ दिनों बाद वापस से वो सारे के सारे केले गायब हो गए और इस बार इल्ज़ाम लगा नरेटर पे। नरेटर को तो पता था कि उसने ये काम नहीं किया और इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया अपने माता पिता पे भी और घर के जो नौकर थे उन पे भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने ही वो केले जो हैं वो खा लिए हैं। लेकिन जब वो फ्रूट्स फिर से गायब हुए तो उनमें से एक केला जो था वो कैरी जहाँ रहता था, कैरी का जो पवेलियन था, वहाँ पे ऐसे ही कुचला हुआ केला नरेटर ने देखा। तो उसे लगा कि पहले तो मैंने कभी इसके यहाँ पवेलियन में फ्रूट नहीं देखा है और कैरी तो ज़्यादातर टहनियों पे ही रहता था, उसको टहनियाँ ही खाने का शौक़ था। Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तो एक दिन नरेटर जो था वो उसी टेबल के पास बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि मैं ये फ्रूट खाऊं क्या अपने माता पिता की आज्ञा के बिना। तभी उसने देखा कि एक लंबी काली सी कोई चीज़ खिड़की में से आई और वो केले लेके गायब हो गई। I was very much
frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. तो नरेटर को वो लंबी काली सी चीज़ बिल्कुल सांप की तरह लगी और वो डर गया, क्योंकि उसने कभी सांप को कोई फ्रूट खाते हुए तो देखा नहीं था। उसको लगा कि ये काफ़ी खतरनाक सांप है जो घर के अंदर ऐसे घुस रहा है और फिर फ्रूट लेके गायब हो जा रहा है। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. तो नरेटर जो था वो काफ़ी डर गया और वो कमरे से बाहर निकल के घर से भी बाहर भागा, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो सांप जो है वो फिर से आएगा और सारे फ्रूट्स खा लेगा और हम सबको भी मार देगा। As I went out, I saw Carrie's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. तो नरेटर जब बाहर आया तो उसने कैरी को अपने पवेलियन की ओर जाते हुए देखा। अब नरेटर तो डरा हुआ था, तो उसे लगा कि मैं कैरी के पास जाता हूँ, शायद उसका साथ मुझे खुश कर दे। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. तो नरेटर दौड़ के पवेलियन की तरफ गया और वहाँ उसने देखा कि कैरी जो है वो मज़े से वो केले खा रहा था। I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. कैरी जो था वो भौचक्का सा वहाँ पे खड़ा खड़ा देखता रहा और जो सारे केले थे वो इधर उधर बिखरे हुए थे। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. तो कैरी जो था उसने दूर पड़े केले को अपनी सूंड से लिया और उसको खाने लगा। That instant, the trunk looked like a black snake and I realized that Carrie was the thief. तो जब उसने कैरी की उस सूंड को ऐसे लंबा सा स्ट्रेच होते हुए देखा कि वो दूर पड़ा हुआ बनाना लेके खा रहा था, तो नरेटर को पता चल गया कि ये जो लंबी काली चीज़ जिसको वो सांप समझ रहा था वो असल में कैरी की सूंड थी और कैरी ही असली चोर है। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Carrie and not I that had eaten all the fruit these many weeks. तो अब नरेटर ने कैरी को कान से पकड़ा और अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास लेके गया बड़ी खुशी से, और उसने बताया कि ये है असली चोर, ना कि मैं जो इतने हफ्तों से केले गायब कर रहा था। Then I scolded him for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. और फिर नरेटर ने कैरी को डांट लगाई। जो हाथी होते हैं वो भी शब्दों को समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों को जब डांट पड़ती है तो वो भी बात को समझते हैं। तो नरेटर ने कैरी को भी कहा कि अगर अगली बार मैंने पाया कि तुम फिर से ये केले चुरा रहे हो तो तुम्हें मार पड़ेगी।
He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. कैरी को लग तो गया था कि उसने गलती करी है और सारे परिवार वाले और घर के नौकर चाकर सभी उससे गुस्सा हैं, तो उसकी जो गरिमा थी उसको इतनी ठेस पहुंची कि उसके बाद उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ नहीं चुराया. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them. और उसके बाद जब भी कोई उसको कोई फ्रूट देता तो वो चिल्लाता, इस प्रकार मानो कि वो उनको धन्यवाद दे रहा हो. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. हाथी जो होता है, अगर वो कोई गलती करता है तो वो उसकी सज़ा जो है उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन अगर आप उसको बिना किसी कारण के डांटोगे तो फिर वो उस बात को ध्यान रखता है और आपको भी वो कभी ना कभी उसी तरीके से सबक सिखाता है, जैसे को तैसा बोलते हैं ना, वैसे ही. यहाँ ऊपर चित्र बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं नरेटर जो है वो यहाँ टेबल के पास बैठा हुआ है और वो देख रहा है एक लंबी काली सी चीज़ जिसको वो सांप समझ रहा है. वो आके वो केले उठा के गायब हो रही है वो चीज़. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं. कैरी इज़ अ फास्ट लर्नर. कैरी जो है वो काफ़ी जल्दी सीखता है. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट. उसको जो भी सिग्नल यानी इशारे, साउंड्स यानी आवाज़ें सिखाई जाती हैं वो उन सबको बहुत जल्दी सीख लेता है. देयर इज़ वन लेसन दो that an elephant takes 5 years to learn. Carry is no exception. हालांकि एक सबक ऐसा होता है जो हाथी को सीखने में 5 वर्ष लग जाते हैं और कैरी भी इससे अलग नहीं है, यानी उसे भी वो सबक सीखने में समय लगा. चलिए अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक हाथी को सिखाना पड़ता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ी से चलना है और कब धीमे होना है. You teach him these things as you teach a child. जैसे बच्चे को सिखाते हैं वैसे ही हाथी को भी सिखाना पड़ता है. If you say dhat and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप धत बोल के उसके कान को खींचते हो तो वो धीरे धीरे सीख जाता है कि इसका मतलब होता है मुझे बैठना है. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. इसी तरह जब आप माली बोल के उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचते हो तो हाथी धीरे धीरे सीख जाता है कि ये चलने का इशारा है. कैरी लर्नड माली आफ्टर 3 lessons. तो 3 सबक के बाद कैरी जो है वो माली सीख गया, यानी चलने का इशारा वो समझ गया. बट इट टुक हिम 3 weeks to learn धत. लेकिन धत जो कि बैठने के लिए सिग्नल था वो सीखने में
उसे 3 हफ्ते लग गए। He was no good at sitting down. उसे बैठना नहीं आ रहा था। And do you know why an elephant should be taught to sit down? क्या आप जानते हो कि हाथी को बैठना क्यों सिखाना पड़ता है? Because he grows taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time? तो हाथी जो है वो धीरे धीरे उसकी जो ऊंचाई है, उसका जो कद है वो बढ़ने लगता है और 2 या 3 साल का होते होते आपको सीढ़ी की मदद से उसकी पीठ पे चढ़ना पड़ता है। अब हर वक्त तो सीढ़ी कौन साथ में लेके घूमेगा, तो इसलिए यही बेहतर है कि उसको बैठना सिखा दो, ताकि आप आराम से उसकी पीठ पे चढ़ जाओ और वो आपको ले जा सके अपनी पीठ पे बिठा के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The most difficult thing to teach an elephant is the master call. तो हमने हाईलाइट में पढ़ा था ना कि हाथी को एक सबक सीखने में 5 वर्ष लगते हैं, तो वो है मास्टर कॉल सीखना। क्या होता है ये मास्टर कॉल? चलिए हम देखते हैं। He generally takes 5 years to learn it properly. इस मास्टर कॉल को सीखने के लिए हाथी को लगभग 5 वर्ष लगते हैं। The master call is a strange hissing, howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. तो ये जो मास्टर कॉल होती है ये एक अजीब सी आवाज़ होती है जिसमें हिसिंग और हाउलिंग दोनों होते हैं। हिसिंग यानी सांप की तरह फुफकारना और हाउलिंग यानी शेर की तरह गरजना। तो ऐसा लगता है मानो सांप और बाघ की लड़ाई हो रही है। तो ये होती है मास्टर कॉल और इसको आपको हाथी के कान में बोलना पड़ता है। And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? और क्या आपको पता है कि आप हाथी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जब आप उसको वो मास्टर कॉल देते हैं? चलिए हम देखते हैं। If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. तो कभी आप जंगल में खो जाएं रात के समय और आपको रास्ता मिल ही ना रहा हो, तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहेंगे। The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. तो आपके पास तब कोई और रास्ता नहीं बचता जब आप जंगल में खो जाते हैं और आप अपने हाथी के कान में वो मास्टर कॉल देते हैं, वो आवाज़ देते हैं, और हाथी जो है वो एकदम अपने सामने खड़े पेड़ को उखाड़ देता है अपनी सूंड से। This frightens all the animals away. और जब वो ऐसा करता है तो सारे जानवर जो हैं वो डर जाते हैं। As the tree comes crashing down, monkeys wake up from their sleep and run from branch to branch.
You can see them in the moonlight, and you can almost see the stags running in all directions below. तो हाथी जब पेड़ उखाड़ता है तो बंदर अपनी नींद से जाग जाते हैं और वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे छलांग लगाते हुए भागते हैं. उनको भागता हुआ आप देख सकते हैं चांद की रोशनी में. और उसी प्रकार से आप 12 सिंहों को भी भागता हुआ देख सकते हैं हर दिशा में. यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, इवन ही इज़ फ्राइटन. और आप बाघ का गुर्राना भी सुन सकते हैं काफ़ी दूर से, वो भी डरा हुआ होता है. Then the elephant pulls down the next tree and the next and the next. और फिर हाथी जो है वो एक के बाद एक पेड़ उखाड़ने लगता है. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और वो जो है ऐसा करने के बाद आपके लिए एक रास्ता बना देता है. सारे पेड़ उखाड़ दिए तो सीधे आप जंगल से अपने घर की तरफ पहुंच सकते हो उस रास्ते से. तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की कहानी ब्रिंगिंग अप कैरी. और पिछले पृष्ठ पर चित्र बना है, उसमें आप देख सकते हैं हाथी किस प्रकार पेड़ उखाड़ रहा है और सभी जानवर डर के इधर उधर भाग रहे हैं. पंछी, बंदर, बारहसिंगे और यहाँ तक कि बाघ भी. तो यहाँ कहानी हमारी ख़त्म होती है और अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाती हूँ. द एनक्लोजर इन विच कैरी लिव्ड had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Carrie's pavilion on page 8 and say why it was built that way. तो पहले प्रश्न पे आपसे पूछा गया है कि पृष्ठ 8 पे जो कैरी के पवेलियन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस प्रकार से वो एक फूस की छत है जो कि मोटे पेड़ के तनों के ऊपर रखी गई है. तो प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों बनाया गया है उसका घर, क्या कारण है. चलिए हम इसका उत्तर देते हैं. Carrie's pavilion was made of a thatched roof which rested on thick tree stumps. Full stop. It was built that way so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. तो उत्तर में हमने कारण ये बताया है कि उसका पवेलियन इस प्रकार इसलिए बनाया गया था ताकि चलते वक्त अगर कैरी उन खंभों से टकराए तो वो टूटे ना. अगला प्रश्न. Did Carrie enjoy his morning bath in the river? Give a reason for your answer. क्या कैरी को सुबह का स्नान नदी पे करना पसंद था? आप अपने उत्तर में कारण बताइए. इसका आंसर है yes, Carrie enjoyed his morning bath in the river, full stop. He would lie down on the sand bank while the narrator rubbed him with the clean sand of the river for an hour, full stop. After that, he would lie in the water for a long time, full stop. His skin would shine like ebony
on coming out from water. Full stop. He would squeal with pleasure as his friend rubbed water down his back. उत्तर में हमने बताया है कि हाँ, कैरी को सुबह का स्नान नदी पे करना बहुत पसंद था। वो वहाँ नदी के किनारे रेत पे लेट जाता था और उसका जो दोस्त है, जो नरेटर है, वो उसको साफ रेत से उसके शरीर पर घंटे भर मालिश करता था, रगड़ रगड़ के उसका शरीर साफ करता था। और फिर उसके बाद कैरी पानी में बहुत देर तक लेटा रहता था और जब वो पानी से बाहर आता था तो उसकी जो स्किन थी, जो त्वचा थी, वो एबनी की तरह चमक उठती थी। और फिर उसका दोस्त जब उसकी पीठ पे से पानी हटाता था, साफ करता था, तो कैरी खुशी से चिल्लाता था। चलिए अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। Finding good twigs for Carrie took a long time. Why? कैरी के लिए अच्छी टहनियाँ ढूंढने में काफ़ी समय लगता था। क्यों? इसका उत्तर हम लिखते हैं। Carrie's friend would climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. Full stop. He would cut these twigs with the help of a sharp hatchet. Full stop. All this was done with utmost care and would take a long time because if a twig was mutilated, the elephant will not touch it. हमने इसका उत्तर ये दिया है कि कैरी का जो दोस्त था वो तरह तरह के पेड़ों पे चढ़ के सबसे कोमल टहनियाँ उसके लिए छांटता था और वो उन टहनियों को एक तेज़ कुल्हाड़ी की मदद से काटता था। और ये काम काफ़ी सावधानी से करना होता था, इसलिए काफ़ी समय लग जाता था, क्योंकि अगर कोई भी टहनी अलग तरह से कटी फटी होती या विकृत होती तो कैरी उसको छूता भी नहीं था। चलिए अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। Why did Carrie push his friend into the stream? कैरी ने अपने दोस्त को नदी में धक्का क्यों दिया? उत्तर लिखते हैं। Carrie pushed his friend into the stream because a boy was drowning and Carrie wanted his friend to save the life of that boy. Full stop. कैरी ने अपने दोस्त को नदी में इसलिए धक्का दिया क्योंकि एक लड़का पानी में डूब रहा था और कैरी चाहता था कि उसका जो दोस्त है वो उस लड़के की जान बचा ले। अब पांचवा प्रश्न। Carrie was like a baby. What are the main points of comparison? कैरी जो है वो बच्चे की तरह था, तो ऐसी तुलना करने के लिए कौन से बिंदु हैं जिनकी वजह से इस प्रकार की तुलना की गई है? उत्तर है Carrie was like a baby as he had to be trained to be good just like a baby. Full stop. When he was naughty, he needed to be told, and if not, he would do more mischief. Full stop. Similarly, just like a baby, he too had to be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. Full stop. कैरी बच्चे की तरह था और इसी वजह से उसे भी अच्छा बनने के लिए ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता था
जैसे कि एक बच्चे को सिखाया जाता है। अगर वो शरारत करता था तो उसको उसी समय बताना पड़ता था, वरना वो और ज़्यादा शरारत करता था। वैसे ही जैसे बच्चों को सिखाया जाता है उठना, बैठना, चलना वगैरह, कैरी को भी उसी तरह से बैठना, चलना, कब तेज़ चलना है, कब धीरे होना है, ये सब सिखाया गया था। 6th question. Carry helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it. How did he do it? कैरी घर में जितने भी केले होते थे उनको उठा लेता था और कोई देख नहीं पाता था, तो वो ये काम कैसे कर लेता था? उत्तर है, Carrie had become fond of ripe bananas, full stop. The narrator's family used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room, full stop. Carrie used to put his trunk through the window and disappear with all the bananas without anyone noticing it, full stop. कैरी जो था उसको पके हुए केले खाने का शौक हो गया था। उसके जो दोस्त, जो नरेटर था, उसका परिवार बड़ी बड़ी प्लेटों में केले रखता था एक टेबल पे, जो कि खिड़की के पास थी डाइनिंग रूम में, और कैरी उस खिड़की में से अपनी सूंड डालता था और केले उठा के चला जाता था और कोई भी उसे देख नहीं पाता था। Question 7. Carrie learned the commands to sit and to walk. What were the instructions for each command? कैरी ने बैठने और उठने की जो उसको कमांड्स मिलती थी वो सीखी थी, तो उसको किस प्रकार के निर्देश मिलते थे हर कमांड के लिए? इसका उत्तर हम देते हैं, Carrie learned the commands to sit and to walk, full stop. If his friend said that and pulled him by the ear, comma, Carrie would sit down, full stop. Similarly, comma, if the boy said Molly and pulled his trunk forward, comma, Carrie would walk. तो कैरी जो था उसने बैठना और उठना सीखा था। अगर उसका दोस्त धत बोल के उसके कान खींचता था तो कैरी बैठ जाता था। वैसे ही जब उसका दोस्त माली बोल के उसकी सूंड आगे की तरफ खींचता था तो कैरी समझ जाता था कि अब उसे चलना है। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8. What is the master call? Why is it the most important signal for an elephant to learn? मास्टर कॉल क्या है और किसी भी हाथी के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिग्नल क्यों है सीखने के लिए? चलिए इसका उत्तर हम देते हैं। पहला भाग का उत्तर हम देते हैं, मास्टर कॉल क्या है? द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग, howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, full stop. An elephant generally takes 5 years to learn it properly, full stop. तो मास्टर कॉल क्या है? एक अजीब किस्म की फुफकार और गरजने वाली आवाज़ है, मानो एक सांप और एक बाघ में लड़ाई हो रही हो।
और एक हाथी को ये मास्टर कॉल सीखने में 5 साल के करीब लग जाते हैं। और अब दूसरे भाग का जवाब। This is the most important signal for an elephant to learn because this signal is given when his keeper is in danger or gets lost in jungle. Full stop. Upon hearing the master call, comma, the elephant immediately starts uprooting the trees to make way from jungle to the house and also frightens other animals including the tiger. Full stop. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नल इसलिए है हाथी के लिए क्योंकि ये तब दिया जाता है जब उसका मालिक या जो भी उसकी देखभाल करता है वो किसी खतरे में होता है या फिर जंगल में अपना रास्ता भूल जाता है। ये मास्टर कॉल सुनते ही हाथी जो है वो पेड़ उखाड़ने लग जाता है और जंगल से घर तक का रास्ता बना देता है, साथ ही दूसरे जानवरों को भी डरा देता है, यहाँ तक कि बाघ तक डर जाता है। तो यहाँ हमारे प्रश्नोत्तर ख़त्म होते हैं। स्टूडेंट्स, जो मुश्किल शब्द थे वो इस लेसन में ही अलग से दिए गए हैं और उनके अर्थ भी साथ में दिए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन पढ़ने में मज़ा आया होगा। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, डू कीप learning something new every day. Thank you.